स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन सी में, विच इज आइडेंटिफाइंग योर टारगेट एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्पेशल पर्पस सीआरएम। यानी कि वो लोग जिन लोगों को सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल पर्पस के लिए, मैनेज करने के लिए प्रोसेस को। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कस्टमर्स के, जैसे कि डेट कलेक्शन वाले, लोन्स एंड फंडिंग वाले, एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाले एंड लीगल एडवाइजर एंड टैक्स कंसल्टेंट वाले। हम ये चारों का बिजनेस प्रोसेस समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये लोग सीआरएम से क्या चीज़ें मैनेज करते हैं और एट द एंड इन लोगों को सीआरएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग डेट कलेक्शन के साथ। ये डेट कलेक्शन वाले कौन है, करेक्ट, पहले वो समझ लेते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको और मुझे हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स या लोन्स के बारे में रिमाइंड करवाते हैं। कई बार आपको फ़ोन आता होगा, करेक्ट, कि मैं ये बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपका ये वाला बिल है, इसका ड्यू डेट ये है, इतना अमाउंट है, आप इसे पे कर दीजिए। बट एक्चुअली वो बैंक वाले हमें कॉल नहीं करते, वो एजेंसीज वाले कॉल करते हैं, डेट कलेक्शन वाले, जिनको बैंक ने आउटसोर्स करके रखा हुआ है ये पेमेंट फॉलोअप्स के लिए, करेक्ट। अभी ये समझता है कि ये लोग किस तरीके से बैंक के साथ काम करते हैं और कैसा इनका प्रोसेस होता है, करेक्ट, और सीआरएम में किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक क्या करता है कि वो बोरोर्स के जो डेटा है वो ये एजेंसी को देता है, बराबर। अब क्योंकि इन लोगों को, एजेंसी लोगों को पेमेंट के फॉलोअप्स करने हैं क्रेडिट कार्ड बिल्स के ऊपर या लोन्स के ऊपर, तो उनके पास डेटा होना जरूरी है बोरोर्स का, करेक्ट। तो बैंक उनको डेटा प्रोवाइड करता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि एक डेट कलेक्शन एजेंसी में भी मल्टीपल बैंक के साथ टाई अप हो सकता है कि एक डेट कलेक्शन की एजेंसी है बड़ी, जहाँ पर बहुत सारी टीम्स हैं, करेक्ट, और वहाँ पर उसने कोई एचडीएफसी से, एक्सिस बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से भी टाई अप करके रखा और सबके लिए अलग डेडिकेटेड टीम रखी हुई है फॉलोअप करने के लिए। सो देयर कुड बी मल्टीपल बैंक ऑल्सो टाई अप विथ वन डेट कलेक्शन एजेंसी, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये बैंक बोरोर्स का डेटा एजेंसीज को देता है। नाउ अब ये डेटा जब बोरोर्स का इनके पास आ गया, डेट कलेक्शन वालों के पास, तो अगर वो कोई सीआरएम यूज करते हैं तो वो डेटा को वो लोग सीआरएम में इंपोर्ट करते हैं, और सीआरएम में इंपोर्ट करने के बाद वो सारे बोरोर्स के डेटा को एजेंट्स को असाइन किया जाता है फॉलोअप के लिए या रिमाइंडर देने के लिए। अब जैसे ही बोरोर्स के डेटा पे फॉलोअप होता है, जैसे लेट्स से सपोज फॉलोअप विद द बोरोर्स, एजेंट्स के पास डेटा आ गया सीआरएम में, उसने वहां से फॉलोअप करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्या होगा, तीन चीज़ें होगी एक्चुअली। या तो फिर सामने वाला फ़ोन नहीं उठाएगा, पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट मंडे को पे करूँगा। या तीसरी चीज़, किसी का नंबर ही नहीं लग रहा है, करेक्ट। तो ये सब के दौरान जैसे ही एजेंट कॉल करता है बोरोर्स को, तो वहाँ पर वो डिस्पोजिशन सेट करता है कि कॉल के बाद क्या हुआ। अगर कॉल नॉट आंसर है तो वहाँ पर वो डिस्पोजिशन डाल देगा कॉल नॉट आंसर, और कल की फॉलोअप डेट डाल देगा फॉलोअप करने के लिए, ताकि सीआरएम उसको रिमाइंडर दे सके। और लेट्स से सपोज किसी ने प्रॉमिस टू पे किया है कि मैं नेक्स्ट वीक के मंडे को करूँगा, तो वहाँ पर वो प्रॉमिस टू पे डेट डालेगा, कमेंट डालेगा, अपना रिमार्क्स डालेगा, और वहाँ पर फॉलोअप डेट डाल देगा मंडे की, ताकि एग्जैक्ट वो मंडे को उस बोरोर्स को फ़ोन कर सके रिमाइंड करवाने के लिए कि आज आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ तक था। अभी क्या होता है, रिपोर्ट्स की मैं बात करता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आई, बैंक ने डेटा दिया बोरोर्स का, बोरोर्स के डेटा को असाइन किया गया एजेंट को, सीआरएम में पहले इंपोर्ट किया गया एंड देन असाइन किया गया एजेंट को। अब उसके बाद में ये सारा रिपोर्ट उन लोगों को, डेट कलेक्शन एजेंसी वालों को, बैंक को फिर से भेजना होता है। ये रिपोर्ट किस प्रकार का होता है कि बैंक से कितना डेटा आया बोरोर्स का, उसके ऊपर कितना फॉलोअप हुआ, कितनों ने पेमेंट कर दिया, कितनों ने मना किया, कितनों का नंबर नहीं लग रहा है, एंड सो, और ये रेगुलर टाइम पे उनको बैंक को भेजना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत चैलेंज होता है, जो सीआरएम की मदद से बहुत ईजी हो जाता है इन लोगों के लिए। तो ये सारा प्रोसेस मैनेज करने के लिए दे रिक्वायर सीआरएम, करेक्ट। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो डेटाबेस, जिसकी हमने बात की थी कि बोरोर्स का डेटा उनको मिलता है, वो लोग सीआरएम में इंपोर्ट करते हैं, एंड सो डेटाबेस मैनेजमेंट हुआ। दूसरा, फॉलोअप विद द बोरोर्स एंड अपडेटिंग द स्टेटस, करेक्ट। उन लोग के साथ फॉलोअप करेंगे और स्टेटस अपडेट करेंगे कि उसका क्या हुआ, उसने कब प्रॉमिस टू पे किया। थर्ड, मॉनिटरिंग ऑफ एजेंट्स। अब ये सारे एजेंट्स को जो डेटा दिया जाता है, तो उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए कि भाई कौन से एजेंट को कितना बोरोर्स का डेटा दिया गया था, उस पे से कितना उसने सक्सेसफुली पेमेंट कलेक्ट करवाया, कितने पे उसने कॉल किया, एंड सो। तो ये मॉनिटरिंग के लिए भी काम आता है। और फोर्थ है रिपोर्टिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है।
बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि बैंक को इनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है हर रेगुलर इंटरवल पर कि डेटा का क्या हुआ बोरर्स के। अभी मैं बात करता हूं सीआरएम प्लस टेलीफोनी। काफ़ी ज़्यादा डेट कलेक्शन के कस्टमर्स होते हैं, वो सीआरएम के साथ साथ टेलीफोनी भी लेते हैं, टेलीफोनी सॉल्यूशन। दिस बिकम्स अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर डेट कलेक्शन। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग सीआरएम के साथ टेलीफोनी को इंटीग्रेट करते हैं तो जो एजेंट्स होते हैं उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट होता है। एक तो क्लिक टू कॉल, मतलब बोरर्स का डेटा है वहीं पर लैपटॉप में, वहीं पर उन्होंने सीआरएम पे क्लिक किया कॉल आइकन पे और वो बोरर को कॉल चले गया, उन्होंने हेडफोन डाल के बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट मीन्स कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्विकली उनका काम होगा और बात करते करते वो लोग अपडेट भी कर सकते हैं ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव डायलिंग। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जैसे कि लेट्स से सपोज एजेंट ए को 50 बोरर्स के डेटा मिले तो उसका कैंपिंग बना दिया जाएगा प्रोग्रेसिव डायलिंग का और उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे ही वो ऑन करता है कैंपिंग, एजेंट ऑटोमेटिक सिस्टम डायल करते रहता है एजेंट वाइज बोरर्स डेटा वाइज डेटा, मतलब सीक्वेंस वाइज एक को करेगा, फिर उस पर बातचीत हो गई या जो भी उसका स्टेटस अपडेट हुआ, फिर सेकंड को ऑटोमेटिक कॉल लगाएगा। सो ये एक प्रोडक्टिविटी में काम आता है, क्लिक टू कॉल इन प्रोग्रेसिव डायलिंग। सेकेंड होता है कॉल की सारी रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि आप समझ सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर एजेंसीज, इन देयर इंडस्ट्री। तो कॉल के रिकॉर्डिंग भी होते हैं सारे और कॉल की रिपोर्टिंग होती है कि किसने कितने कॉल किए, कितने मिस कॉल आए थे और उस पर कितना कॉल बैक हुआ और कॉल के ड्यूरेशन क्या थे एंड सो डिटेल रिपोर्टिंग ऑफ कॉल्स। सो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर, विच इज़ लोन्स एंड फंडिंग। ये लोगों को भी लीड मैनेज करने के लिए सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ना हम लोग इन लोगों का थोड़ा सा एक आइडिया समझ लेते हैं कि इनका प्रोसेस क्या होता है। करेक्ट, आपको आइडिया होगा ये लोन्स एंड फंडिंग का, बट फिर भी हम लोग थोड़ा एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेट्स से सपोज कि वो चाहे एजुकेशन लोन दे रहे हो या बिजनेस लोन दे रहे हो या फिर प्रॉपर्टी लोन दे रहे हो या फिर और भी कुछ अदर लोन दे रहे हो, बराबर। तो लोन प्रोवाइडर बेसिकली अलग अलग प्रकार के लोन प्रोवाइडर होते हैं। अभी क्या होता है कि इन लोगों की जो लीड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आती है। करेक्ट, कोई फेसबुक पे एडवर्टाइज करता है, कोई वेबसाइट पे बताता है, वेबसाइट बनाता है, या फिर किसी के पास डेटाबेस होता है। जैसे एजुकेशन लोन वाला होगा तो उसके पास स्कूल्स का डेटा रहेगा, करेक्ट, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का। तो ये डेटाबेस पहले तो मैनेज करते हैं उन लोग, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, विटनेस, प्रॉपर्टीज डिटेल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स या सो एंड सो, ये डेटाबेस उनका मैनेज होता है सीआरएम के अंदर। अब बात करते हैं इसके बाद होता क्या है। तो ये लीड्स जो आती है ना अलग अलग सोर्सेज से, मे बी ये तो मैंने ऑनलाइन की बात की थी, एफबी वेबसाइट या स्कूल्स की डेटाबेस की बात की थी, हो सकता है रेफरेंस से भी लीड आए किसी की, बराबर, कॉल से आ गई, रेफरेंस से आ गई। तो वो लीड जो होती है ना वो टेलीकॉलर या सेल्स पर्सन को दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उस पर कैंपिंग रन करते हैं। कैंपिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉलिंग कैंपिंग, अगर वो लोग टेलीफोनी सॉल्यूशन भी ले रहे हैं तो कॉलिंग कैंपिंग भी कर सकते हैं ऑटोमेशन से, या फिर नॉर्मली उन लोग खुद भी डायल करके कॉलिंग कैंपिंग रन कर सकते हैं कि हम लोग ये लोन प्रोवाइड करते हैं एंड सो अपना डिटेल या ऑफर दे सकते हैं, या फिर मार्केटिंग कैंपिंग रन कर सकते हैं सीआरएम से, जहां पर वो लोग व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस के द्वारा शेड्यूल करके कुछ ना कुछ अपने ऑफर्स के बारे में कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन, डेटा के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे। ये तब बात है जब उनके पास डेटाबेस होता है। अगर उनके पास इंक्वायरी कहीं से आती है तो वो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं रेदर देन रनिंग दिस कैंपिंग। ओके, सो होप दिस इज अंडरस्टैंड। अभी बात करते हैं कि किसी ने रिप्लाई कर दिया उस कैंपिंग के ऊपर या फिर इंटरेस्ट दिखा दिया कि आगे की बातचीत करने के लिए, तो अब उसके साथ फॉलोअप करेगी ये टीम जो टेलीकॉलर या सेल्स पर्सन होगा। एंड जैसे ही उनके साथ फॉलोअप होगा फिर स्टेप बाय स्टेप उनसे डेटा, डॉक्यूमेंट उनका कलेक्ट करेंगे, करेक्ट, उनका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। एंड जैसे ही डॉक्यूमेंट कलेक्ट हुआ, उन्होंने सबमिट कर दिया, फिर बाद में लोन का अप्रूवल एंड देन क्लोजर की कितने का लोन उनको अप्रूव हुआ है एंड सो, करेक्ट। अभी सबसे पहले तो ये लीड आई और क्लोजर तक आपने देखा होगा कि दिस प्रोसेस रिक्वायर फॉलोअप एंड टास्क, करेक्ट, क्योंकि पहले तो कैंपिंग रन करना, फिर या फिर चलो कैंपिंग नहीं भी रन करते तो फिर कस्टमर का डेटा है तो पहले तो कॉल करके समझना उसको क्या लोन चाहिए क्या नहीं, उसके बाद में उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना टाइम पे, एंड फिर बाद में उसको फिर से रिवर्ट करना कस्टमर को अगर कुछ मिसिंग है डॉक्यूमेंट में या कुछ और एडिशनल चाहिए। एंड वो सारे के सारे प्रोसेस में फॉलोअप एंड टास्क लग रहा है जो कि सही समय पे होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि ज़्यादा डेटा पे करना रहता है काम, तो वहाँ पर मुश्किल और चैलेंज आ जाती है उन लोगों के लिए, सेल्स पर्सन या टेलीकॉलर्स के लिए, कि चीज़ों को याद रखना। तो CRM इज मेजरली रिक्वायर फॉर दिस। अभी मार्केटिंग कैंपिंग की भी हम बात करें तो उसमें भी CRM की जरूरत पड़ती है। सो सम ऑल्सो मैनेज द EMI फॉलोअप आफ्टर द लोन इज प्रोवाइडेड। अभी क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि लीड तो मैनेज किया ही किया उसको देने के लिए, कस्टमर को फॉलोअप करने के लिए या टास्क कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट,
अब वो जब लोन अप्रूव हो गया, लोन प्रोवाइड कर दिया, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईएमआई का भी फॉलोअप करते हैं। उनकी एक स्पेशल टीम उन लोग ने रखी होती है कि ईएमआई की भी फॉलोअप करने के लिए, डिपेंड अपॉन कि कौन से है, खुद लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ। सो ये सारे प्रोसेस में अपने को सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है अच्छे से लीड मैनेजमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए, एंड फाइनली इंटरनल टास्क मैनेजमेंट करने के लिए। सो अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड वन की तरफ, विच इज़ एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब ये लोग सीआरएम में क्या मैनेज करते हैं और क्यों मैनेज करते हैं, थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये लोग बहुत सारे कंपनीज के साथ इनका टाई अप होता है, क्योंकि इनका बिजनेस ही वो है कि वो कंपनीज के लिए जॉब एप्लीकेंट देते हैं, बराबर, जॉब हायरिंग करवा के देते हैं। तो ये लोग बहुत सारे कंपनीज के साथ टाई अप करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया उस कंपनी का, करेक्ट। यहाँ पर भी सीआरएम चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। अभी बात करते हैं कि कोई भी वैकेंसी आती है कोई भी कंपनी में, कोई भी पोजीशन के लिए, तो ये कंपनी वाले इस एजेंट रिक्रूटमेंट को डेटा शेयर करेंगे कि हमें ये वैकेंसी है और इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अब ये एजेंट रिक्रूटमेंट वाले क्या करेंगे, दे विल एडवर्टाइज फॉर द जॉब वैकेंसी। मे बी अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो फेसबुक पे करेंगे, लिंक्डइन पे करेंगे, या naukri.com पे करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनके पास डेटाबेस है तो उस पर व्हाट्सएप कैंपेन करेंगे, या किधर प्लेसमेंट में जाके बोलेंगे, या जो भी है, जहाँ पर भी उनके तरीके से वो लोग एडवर्टाइज करेंगे, एवर करेंगे सबको उस जॉब के लिए। अब किसी ने इंटरेस्ट दिखा दिया कोई एप्लीकेंट ने, तो उसका भी कॉन्टैक्ट तो उनको बनाना पड़ेगा पूरा डिटेल के साथ। तो अगेन यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया जॉब एप्लीकेंट का भी पूरे डिटेल के साथ सीआरएम में। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट दिखाया तो उसके पास से उसका सीवी मांगा जाएगा, करेक्ट, रेज्यूम मांगा जाएगा, और वो सीवी को उस जॉब एप्लीकेंट के कॉन्टैक्ट के साथ अटैच कर देंगे ताकि हमेशा उनके पास वो सीवी उसका रहे। सो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी इसमें आ गया। एंड फिर उसी रेज्यूम को या सीवी को वो लोग सबमिट करेंगे कंपनी को। नाउ व्हाट विल कंपनी डू, कंपनी वहाँ पर एचआर जो होगा वो उसको शॉर्टलिस्ट करेगा जो उसको सूटेबल लगते हैं जॉब के लिए। लेट्स से सपोज 10 लोगों का हमने भेजा था एजेंट रिक्रूटमेंट वाले ने, तो उसमें से 5 शॉर्टलिस्ट हुए। अब वो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए उनके साथ अरेंज होगा इंटरव्यू नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। सो ये जो इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट डेट कंपनी इस एजेंट रिक्रूटमेंट को देती है, वो वहाँ पर इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट डेट सीआरएम में सेट करती है ताकि उस दिन पे वो कंपनी वाले से भी फॉलोअप ले सके कि आज के दिन में मेरे यहाँ से इतने एप्लीकेंट आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सेकेंडली अपने जॉब एप्लीकेंट वाले को भी रिमाइंडर दे सके कि आज आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, टाइम पे पहुंच जाना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वाई यहाँ पर भी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट डेट और रिमाइंडर के लिए सीआरएम की उनको जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई एप्लीकेंट जो 5 लोग गए थे और सेलेक्ट हो गए, उसमें से लेट्स से सपोज 5 गए थे और 3 लोग सेलेक्ट हो गए, तो वो 3 लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको उस कंपनी के साथ मैप कर देते हैं सीआरएम में, ताकि उनको रिपोर्टिंग में हमेशा प्रॉपर मिले कि इस कंपनी में हमारे तरफ से कितने एप्लीकेंट हैं जो काम कर रहे हैं। एंड फिर जो बेसिक डिटेल उनको डालना है, मे बी सीटीसी या पैकेज कितना मिला या कमीशन डिटेल कितना था उसके ऊपर, व्हाटएवर, वो भी वहाँ पर वो एंटर करके रख सकते हैं फ्यूचर रिपोर्टिंग के लिए। नाउ जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उन लोगों के लिए फिर उन लोग नई कंपनी के साथ वैकेंसीज ढूंढते हैं। ओके, तब तक उसको इन प्रोसेस में रखा जाता है, क्लोज नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर भी फॉलोअप लगता है, तो यहाँ पर भी सीआरएम की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या जगह पे सीआरएम यहाँ पर जा सकता है। तो सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेज करना है उन लोगों को, तो कंपनी एंड जॉब एप्लीकेंट का, तो यहाँ पर सीआरएम की रिक्वायरमेंट अपने को लगती है। दूसरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा सीवी, रेज्यूम या अपॉइंटमेंट लेटर, वो सब वहाँ लोग अटैच करके रखते हैं। तीसरा इंटरव्यू का फॉलोअप एंड रिमाइंडर, करेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंड करना कंपनी को एज वेल एज जॉब एप्लीकेंट को, तो ये भी उनको चाहिए सीआरएम इसके लिए। मार्केटिंग कैंपेन्स, कुछ लोग होते हैं ना व्हाट्सएप कैंपेन करते हैं या ईमेल कैंपेन करते हैं जॉब के लिए, सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर सीआरएम मार्केटिंग पर्पस के लिए। एंड फिफ्थ है रिपोर्ट्स के, यहाँ पर रिपोर्ट कितने उन लोगों के पास होते हैं, जैसे कि कौन से कंपनी में कौन सा एप्लीकेंट सेलेक्ट हुआ, कितने पैकेज पे लगा, एंड सो पूरा रिपोर्ट्स उनके पास प्रॉपरली होता है। आई होप हमको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए सीआरएम की क्यों ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि टिकट साइज मैटर्स। हाँ, अभी जो स्मॉल लोकल प्लेसमेंट वाले होते हैं उनको सीआरएम की ज़रूरत नहीं है, जो एक लेवल पे करते हैं, बराबर, जिनका टिकट साइज भी अच्छा है, वहाँ पर ये सीआरएम अपना जाएगा एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। सो चलिए मूव करते हैं हमारे फोर्थ इंडस्ट्री की तरफ, विच इज़ लीगल एडवाइजर एंड टैक्स कंसल्टेंट। सो ये लोग सीआरएम में क्या मैनेज करते हैं और ये लोगों को सीआरएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आपने जो प्रोसेस सुने होंगे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, वीज़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, जीएसटी फाइलिंग रिटर्न या फिर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ये सारा का सारा प्रोसेस इनके अंडर में आता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रोसेसेस है इनके,
इसमें मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। किस तरीके से, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है प्रोसेस, ओके। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रेडमार्क सर्च करते हैं, करेक्ट। उसके बाद में फाइलिंग होती है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाता है कस्टमर के पास जो भी आया है अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए प्रोडक्ट के लिए। फिर उस फाइलिंग का एग्जामिनेशन होता है, पब्लिकेशन होता है, सबमिशन भी होता है गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट उसको सर्च करती है, अगर कोई और नाम से है तो वो उसको रीनेम करके मांगेगी, या फिर अगर कोई नहीं है वो नाम से तो उसको फिर बाद में अप्रूव कर देगी। तो उसका अप्रूव हो गया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, फिर इसका रिन्यूअल भी होता है। सो आप देखिए ये सारे प्रोसेस में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मल्टीपल पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फाइलिंग कोई करता है तो एग्जामिनेशन कोई दूसरा करता है, पब्लिकेशन कोई दूसरा करता है। सो यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो गए। और तो अभी कोई भी आया कुछ प्रोसेस के लिए कि ट्रेडमार्क करवाना है तो उसका टास्क जो है मल्टीपल लोगों को असाइन होगा। तो ये सारा मैनेज करने के लिए CRM तो वेरी मच नीडेड, क्योंकि सबके टास्क सबको दिखने चाहिए और सबके टास्क सबके टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए, जो कि CRM डैशबोर्ड से इजीली हो जाते हैं। सो अब बात करते हैं कि साइकिल की। तो इन लोगों का जो प्रोसेस होता है ना वो लॉन्ग साइकिल तक चलता है। ऐसा नहीं कि कुछ आया जैसे कि वीज़ा प्रोसेस मैनेजमेंट है, GST फाइलिंग है, या फिर लेट्स सपोज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है कि आया और कल हो गया, नहीं, बहुत लंबा समय जाता है। और ये डेट भी बहुत प्रायोरिटी पे रखी जाती है, क्योंकि इसका भी एक वैलिडेशन होता है, उस डेट के अंदर ही इनको सब चीज़ें करनी होती है। सो रिकरिंग टास्क भी होता है, जैसे कि कोई एक GST फाइलिंग है, सो उसको हर साल उनको करना रहता है, करेक्ट। तो उसका रिकरिंग टास्क बन जाना चाहिए खुद पे खुद वो डेट पे। सो वो भी ज़रूरी है। सो सच ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आई मस्ट से। और हमने ये इम्प्लीमेंट कराया हुआ है, सो वी नो कि वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो ये सब मैनेज करने के लिए CRM में इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लीगल एडवाइज़र एंड टैक्स कंसल्टेंट लोगों को। सो आइए हम लोग मूव करते हैं हमारे समरी के ऊपर कि सो फार व्हाट वी हैव कवर्ड। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन में आपको बताया था कि कस्टमर जिनको CRM चाहिए होता है सेल्स प्रोसेस के लिए। सेकंड में मैंने बताया था जिनको CRM का ज़रूरत पड़ता है हेल्प डेस्क या टिकट मैनेजमेंट करने के लिए। अब आज के वीडियो में हमने समझा कि CRM की नीड होती है स्पेशल पर्पस के लिए, प्रोसेसेस के लिए, जो मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे इंडस्ट्री के, करेक्ट, जो लोग को CRM की ज़रूरत पड़ती है। सो ये यहाँ से आपको ये जो आइडिया है क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर भी अपना CRM जा सकता है, पिच किया जा सकता है, और प्रोसेस क्या है तो वो तो आप क्लियर हो चुके हो ये वीडियो में कि क्या क्या प्रोसेस किया जाता है CRM में और कितना ईजिली किया जाता है और उनको क्यों CRM की ज़रूरत है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, where I'll be giving you the practical tips for identifying your targets, okay, जहाँ पर बहुत सारे टिप्स दिए जाएंगे और जो सारी मीथ है वो सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे CRM को लेके। सो या स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।